हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। सो इस सेशन में क्या करने वाले हैं हम लोग, तो प्रीवियसली हमने सेकेंड चैप्टर खत्म कर लिया बेटा। सेकेंड चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर विच इज अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का पार्ट है, तो हम आज डिस्कस करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स पहले भी बताया बेटा आपको। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और it is the branch of mechanics where we study about the motion of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं हम लोग विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन, जहां पे हम कॉज को नहीं स्टडी करते। तो इस पूरे काइनेमेटिक्स के पार्ट में हम दो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट इज चैप्टर 3 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और एक और चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन प्लेन। ठीक है, अब ये 9th क्लास में भी पढ़ाया आपने बेटा रेस्ट और मोशन क्या है। और जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, एब्सोल्यूट मोशन नहीं है। अब इसका मतलब क्या है रिलेटिव मोशन और एब्सोल्यूट मोशन? जब हम किसी भी मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो हम उसके मोशन की ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स या विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट्स बात करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज रिलेटिव मोशन। तो मोशन क्या पढ़ा है हमने? मोशन पढ़ा है हमने दैट द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन its position changes with respect to time and surrounding। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा with respect to time and surroundings, तो हम ये क्या कहेंगे that this object is in motion। ऐसे रेस्ट का मतलब क्या हो गया? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स चेंज नहीं करेगा। और जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं तो हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका जो पोजीशन है वो एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं कि जहां पे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है व्हिच इज कॉल्ड एज ओरिजिन। तो जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं हम, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या पढ़ा है हमने अभी तक? एक्स वाई और एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट और आएगा व्हिच इज z कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, और ये एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम चलता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब हम बताएंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट बताएंगे, y कोऑर्डिनेट बताएंगे और z कोऑर्डिनेट बताते हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जहां पे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है? दैट इज द ओरिजिन, और जिसको हम रेफरेंस की तरह लेते हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करें मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन भी कहा जाता है। तो जैसे बताया आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम बताएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे बताएंगे? उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे हम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताएंगे। तो ध्यान से सुने बेटा और समझेंगे। जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयरएज द अदर टू कोऑर्डिनेट्स आर कांस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम बता रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है और वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट हैं, तो हम ये कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और वो कैसा मोशन है? दैट मोशन इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं दैट दिस मोशन इज मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये कैसा मोशन है? एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है। ठीक है, अब अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन का सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अदर टू कोऑर्डिनेट्स आर कांस्टेंट, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? मोशन इन वन डायमेंशन अगेन, लेकिन इस केस में क्या होगा? मोशन अलोंग y एक्सिस। जैसे पिछला हमने पढ़ा था मोशन अलोंग x एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा? मोशन अलोंग x एक्सिस। ऐसे अगर सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और बाकी दो कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मोशन अलोंग z एक्सिस बेटा। ठीक है, अब किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में सिर्फ
दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, या वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, या एक्स और जेड कोऑर्डिनेट, कोई दो कोऑर्डिनेट्स उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करने वाले कोई दो कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं अगर, तो वो कैसा मोशन होगा, दैट मोशन विल बी मोशन इन टू डायमेंशन। उसको क्या कहेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन कहेंगे। जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेटर बॉल को हिट करता है तो बॉल जो है वो टू डायमेंशन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जैसे अगर ग्राउंड के अलोंग जा रही है, या इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है जहां पे क्या होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट या वाई और जेड कोऑर्डिनेट या एक्स और जेड कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे टाइम के साथ। फिर तीसरा टाइप ऑफ मोशन हो सकता है जहां पे क्या होगा, all the three coordinates of the position of the object, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्रेस करने वाले तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो बेटा वो कैसा मोशन हो जाएगा, दैट विल बी मोशन इन थ्री डायमेंशन। जैसे कि एयरप्लेन का मूवमेंट हो गया, किसी भी एयरप्लेन का मूवमेंट हो गया, कोई एक काइट फ्लाई कर रहे हैं आप, तो वो सारे मोशन कैसे हैं, दीज मोशंस आर मोशन इन थ्री डायमेंशन, जहां पे क्या हो रहा है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड, तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें समझी हमने कि मोशन वन डायमेंशन में हो सकता है, या जिसको हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और वी आल्सो कॉल इट एज रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन और रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सिंपली हमने क्या कहा कि मोशन इन वन डायमेंशन होगा, मोशन इन टू डायमेंशन होगा और मोशन इन थ्री डायमेंशन होगा। जब कोई सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्रेस करने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो क्या कहा जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन। कोई दो कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, मोशन इन टू डायमेंशन। और तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन थ्री डायमेंशन। बेटा, इज दैट थिंग क्लियर? अब रेफरेंस फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम का मतलब बेटा, जब हम इन कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ, जब इन कोऑर्डिनेट किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अगर मैं कोई एक क्लॉक जोड़ दूं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अगर मैं कोई क्लॉक जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या बन जाएगा, रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा बेटा, ठीक है। सो दैट इज अबाउट मोशन। ये तो हमने समझा कि मोशन तीन तरह का होगा, मोशन इन वन डायमेंशन, और तीनों को अलग अलग हमने पढ़ना है। अभी इस चैप्टर में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे या मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बताते हैं। जैसे बताया अभी हमने आपको कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो हम बताएंगे उसको हम कैसे बताएंगे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताएंगे। तो आगे वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी आज का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, जो भी डिस्कशन आज इस सेशन में रहेगा, वो सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट है। तो उसको आपने एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से रीड करना है। और ये इनिशियल पेजेस हैं चैप्टर के, फर्स्ट 3-4 पेजेस जो हैं, जो आज का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं या हम कर रहे हैं, वो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट 3-4 पेजेस के अंदर दिया गया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं बेटा हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में, हम बात करेंगे पाथ लेंथ के बारे में, और हम बात करेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पाथ लेंथ जो है उसको मैं डिस्टेंस भी कह सकता हूं। आई कैन से दैट पाथ लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए जो पाथ लेंथ होगा वो सिंपली क्या है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, सपोज किया एक ऑब्जेक्ट था ए पे और वो आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन है बी। एक ऑब्जेक्ट था जो कुछ पोजीशन पे था, ए पे था, आफ्टर सम टाइम इट इज एट बी। तो सपोज उसने ये पाथ लिया ए से बी जाने में, उसने ए से बी जाने में ये पाथ लिया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, द लेंथ ऑफ दिस पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पहुंचने तक जो भी ऑब्जेक्ट ने पाथ लिया उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगा, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द टाइम टेकन टू रीच from A to the length of the path, sorry,
द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे ही मूव करे, ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव कर सकता है। तो ये भी पाथ लेंथ है, ये भी पाथ लेंथ है। ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग दिस पाथ। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग दिस पाथ। इस पाथ के अलोंग उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस पाथ के अलोंग जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है बेटा, इज दैट थिंग क्लियर? तो दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज द that is the distance traveled by the object। ये क्या है? उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब साथ ही साथ तो ये देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि किन्हीं दो पॉइंट्स के अंदर we can have any number of distances, so we can have any number of distances between any two points। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? the shortest distance or the straight line path or the straight line path taken by an object in moving from A to B। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे समझने वाली, वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक क्वांटिटी होगी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, यानी कि किन्हीं दो पॉइंट्स के अंदर, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिस्टेंसेस। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और कुछ इस तरह से हुआ, वो भी डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक क्वांटिटी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट होगी। और दूसरी चीज क्या समझ में आ रही है कि इस मोशन के लिए या इस चेंज ऑफ पोजीशन के लिए क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक केस में इक्वल होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक केस में इक्वल होंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिर्फ एक केस में जो ऑब्जेक्ट है वो, उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। वो कौन सा केस है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं है अगर, तो इस पाथ के अलोंग जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, या तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है, या हमेशा छोटा होगा। तो डिस्टेंस ये लिख सकता हूं मैं, दैट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। और सिर्फ एक केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, और वो कौन सा केस है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। और पाथ लेंथ सिंपली क्या बताया मैंने आपको? पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया। अब आगे की बात करते हैं। जब भी हम किसी एक मोशन की बात करते हैं, उसको हम डिफरेंट ग्राफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीन तरह के ग्राफ्स होते हैं बेटा किसी भी मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं हम लोग, या जिसको हम xt ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, जिसको हम vt आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इन सब ग्राफ्स को हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, या जिसको क्या कहेंगे? AT ग्राफ, और जिसको क्या कहेंगे? AT ग्राफ कहेंगे। फिर अगर हम छोटी क्लासेस की बात करें, 9th क्लास में हमने एक और चीज पढ़ी है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, किसी एक जर्नी के पहले 1 घंटे में ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगले 1 और घंटे में उसने अगेन 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर उस जर्नी के तीसरे घंटे में उसने अगेन 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो इस केस में क्या देख रहे हैं आप कि तीनों जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो इक्वल हैं, और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो भी इक्वल है। तो ये मोशन कैसा है? दिस मोशन
इज यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन है, जहां पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है। When object travels equal distances in equal intervals of time, in that case the object is said to be in uniform motion. Object कैसा मोशन होगा? उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया बेटा जब कोई एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है या वाइस वर्सा। जैसे इसी केस को जो हमने लिया उसी को हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। क्या कहा मैंने कि जर्नी के पहले घंटे में जो ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोमीटर चल रहा है, फिर जर्नी के अगले घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रहा है, फिर जर्नी के तीसरे घंटे में वो 30 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इस केस में क्या देख रहे हैं हम लोग कि तीनों इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल है, तीनों इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंसेस ट्रैवल किए ऑब्जेक्ट ने वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा मोशन है? दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपने लिखनी है। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है या पाथ लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है बेटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग। अब अगर मैं कहूं किसी एक मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन कहां पे प्लॉट कर रहा हूं मैं? वाई एक्सिस पे, और टाइम कहां पे प्लॉट कर रहा हूं? टी कहां पे प्लॉट कर रहा हूं? एक्स एक्सिस पे, और पोजीशन कहां पे प्लॉट कर रहा हूं? वाई एक्सिस पे। अगर ये कर्व ऐसा आता है, सपोज किया कि ये कर्व ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अब इस पर्टिकुलर ग्राफ से मैं ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या इन्फरेंस निकाल सकता हूं या क्या कह सकता हूं मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के? तो इस टाइम पे पोजीशन यही है, इस टाइम पे पोजीशन यही है, एट ऑल द टाइम्स द पोजीशन इज सेम, जिसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, और इस केस में कह सकते हैं हम कि पॉजिटिव वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। आगे पढ़ेंगे और हम लोग और समझेंगे कि किसी भी एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ को यूज करके हम किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को यूज करके हम किसी एक ऑब्जेक्ट की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बेटा, इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन वेलोसिटी कैसी होगी? यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव वेलोसिटी। और इस केस में भी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? अब इसके बाद एक और तरह का ग्राफ हो सकता है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। की शेप कैसी है? पैराबोलिक, इस तरह से कुछ। ये अपवर्ड वो भी हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, या अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला होता है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होता है। इसका मतलब क्या है? ये कैसा मोशन है? ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बेटा, और इस मोशन को मैं कह सकता हूं दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब इस केस में पॉजिटिव वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी है। और ये पढ़ा है हमने कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे क्या है?
नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और इस केस में कह सकते हैं इसको कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो इस पर्टिकुलर मोशन को कैसे, या इस मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसमें ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यहाँ पे लेकिन ये कैसा मोशन है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ ग्राफ्स डिस्कस किए, और अभी सिर्फ हम पोजीशन टाइम ग्राफ्स की बात करने वाले हैं अभी के लिए। बाकी जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की भी बात करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की भी बात करेंगे, दोनों तरह के ग्राफ्स की बात करेंगे। अब इसके बाद हमें समझना है स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। स्पीड आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, स्पीड को क्या कहेंगे, स्पीड। और उससे पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज समझ लेते हैं। अभी तक क्या समझा है हमने, स्केलर क्वांटिटीज क्या होगी, ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर क्या होगा, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे अभी हमने पाथ लेंथ पढ़ा, पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, या डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। ठीक है, और वेक्टर्स क्या होंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और जिनकी डायरेक्शन भी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी है और जिनकी डायरेक्शन भी है। लेकिन वेक्टर्स के लिए एक और डेफिनेशन, एक और छोटा सा पॉइंट ऐड हो रहा है जो हम चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, वो ये है कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो क्या करेंगे, दे विल फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वो किसको फॉलो करेंगे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे बेटा। ठीक है, तो वेक्टर्स हो गए और स्केलर्स हमने समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, स्पीड का मतलब क्या हो गया, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड में, एक मिनट में, या एक आवर में। जैसे मैं कहता हूं वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो स्पीड क्या हो गया बेटा, स्पीड बताया आपको, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ऐसे ही एवरेज स्पीड जनरली वहां पे कैलकुलेट की जाती है जब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कुछ डिस्टेंस उसने कुछ स्पीड से मूव किया, फिर अगला कुछ जर्नी का जो पार्ट है वो कुछ और वेलोसिटी से मूव किया, तो इस तरह से वहां पे क्या होगा, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। और एवरेज स्पीड को क्या लिखते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाहे स्पीड हो, चाहे एवरेज स्पीड हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, सबकी यूनिट सेम होगी, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर मिनट हो सकती है। ठीक है बच्चे, तो स्पीड क्या पढ़ा हमने, स्पीड क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बताया आपको स्पीड को क्या कहेंगे, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और एवरेज velocity of the object is total displacement या displacement upon time taken. Average velocity is displacement upon time taken. ठीक है बेटा, तीनों की यूनिट सेम होगी बट क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। अब जैसे अगर आपकी एनसीईआरटी की बात करें बेटा, तो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, जिसके अंदर कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है, वो O से स्टार्ट करता है, सम डिस्टेंस P तक मूव करता है। कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है,
ठीक है। फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, वो O से P जा रहा है। अब O से P में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि पता है आपको इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी, या उसका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होगा। लेकिन अब सेकेंड केस जो है आपका उस एग्जांपल का, उसमें क्या हुआ, O से P गया और P से फिर वापस आया Q पे। तो यहां से यहां तक का जाने का डिस्टेंस, फिर वापस आने का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, O to P प्लस P to Q। ठीक है। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, OQ। तो देख रहे हैं डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगी। डिस्टेंस तो ऐसे ही जैसे हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस बड़ा होगा हमेशा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी, ऐसे ही एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होगी और एवरेज वेलोसिटी हमेशा कम होगी। सिर्फ एक चीज हो सकती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकती है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, ऐसे ही एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकती है, एवरेज स्पीड के, जो इस केस में होगा जहां पे ऑब्जेक्ट O से P तक जा रहा है। तो इस केस में क्या है, when it is moving from O to P, the distance and displacement will be same in that case। तो उस केस में ही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगे बेटा। तो अभी तक आज का जो पूरा वीडियो है इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने मोशन के बारे में बात किया। मोशन इन 1 डायमेंशन होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन होता है, मोशन इन 3 डायमेंशन होता है। फिर हमने पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट की बात की। फिर हमने ग्राफ्स, पोजीशन, टाइम ग्राफ्स डिस्कस किए। फिर हमने स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात की। तो आपने करना क्या है बेटा, ये जो 3 पेजेस हैं, स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस हैं, इनको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं और एग्जाम्पल 3.1 करना है। एग्जाम्पल 3.1 करना है आपने, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेटा। आपने होमवर्क अच्छे से सबमिट करना है, सबके सब होमवर्क सबमिट कीजिए, बिकॉज आप बार बार कह रहे सभी की आपका होमवर्क आना बहुत जरूरी है। तो होमवर्क जरूर सेंड करें, वीडियोस प्रॉपरली देखें, पूरे वीडियोस देखें, और इसी तरह से अभी हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।